पृष्ठभूमि को जानने के बाद संक्षिप्त में, जिसकी शुरुआत मैं एकदम चंगेज खान से करता हूँ और फिर उसके बाद वर्गीकरण की चर्चा करता हूँ, सामाजिक वर्गीकरण, भारत से उसका एक संबंध भी आपको बताता हूँ बाबर के रूप में। अब हम थोड़ा सा जानें कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, किन बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि क्या क्या परिवर्तन हुए, और फिर उन बिंदुओं को विस्तार से देखना। सबसे पहला तो है कि नगरीय संस्कृति का विकास 14वीं से 17वीं सदी तक के काल में, जो हमारे पुनर्जागरण का काल है, जो हमारे अध्ययन का काल है और जो आधुनिकता की ओर ले जाता है, उसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय है नगरीय संस्कृति का विकास। नगरीय संस्कृति थी पहले भी नगर थे, लेकिन ये नगर छुटपुट थे, प्रभावहीन थे, समाज को बदल नहीं पा रहे थे। पर इस काल में हम देखते हैं कि नगरीय संस्कृति का विकास होता है, यानी नगर और नए नए आते हैं और उसके बाद उनका विकास होता है। अब आखिर नगर क्यों आए इतने, इसके बारे में हम बिंदुवार एक एक करके पढ़ेंगे, पर एक हिंट मैं आपको दे चुका हूं कि इतने सारे नगरों के आने का मुख्य कारण था व्यापार और वाणिज्य। व्यापार और वाणिज्य के कारण जो लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान मूवमेंट होता था, और विशेषकर समुद्री मार्ग से जो मूवमेंट होता था, उसने बहुत सारे नगरों को, इटली के किनारे बहुत सारे नगरों को जन्म दिया और उनका विस्तार किया, उनकी अहमियत बढ़ाई। ये नगर बहुत अहम होगा क्योंकि ये व्यापारियों का नगर था, व्यापारियों के द्वारा बसाया गया नगर थे, और व्यापारी लोग अभिजात वर्ग में अब सामंत लोगों को बहुत पीछे करके खूब आगे बढ़ चुके थे। अब वे प्रभाव छोड़ने लगे अपना। तो पहला जो है हमारे अध्ययन का, वह है नगरीय संस्कृति का विकास। दूसरा बिंदु जो हम पढ़ेंगे वह है कला और ज्ञान के केंद्र के रूप में विकास। ये वो काल है जब कला और ज्ञान का बहुत विकास हुआ। कला के क्षेत्र में जितनी उपलब्धियां इस काल में हुई, शायद यदि हम आधुनिक काल को छोड़ दें तो एक साथ इतने बड़े बड़े नाम कला के क्षेत्र में इसी काल में आए, और ऐसे नाम जो अमर हो गए हैं और आज भी उनका सानी पाना मुश्किल है। तो इस काल में हम, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे साहित्य कला हो, या वास्तुकला हो, शिल्प कला हो, इन सब क्षेत्रों में इस काल ने अत्यधिक ऊंचाई पाई है। क्या क्या कार्य हुए, इसको हम एक अलग से इसको पढ़ेंगे। दूसरा, ज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हुआ। ज्ञान, नॉलेज। सामंतवादी व्यवस्था में ज्ञान की बात करना बेमानी था और इसीलिए उसे अंधकार युग भी कहा गया है। लेकिन ये जो काल आया है 14 से 1700, इस काल में आवाजाही, व्यापारीकरण, इसने लोगों को नए नए सोच की गुंजाइश दी। इसने लोगों को नए नए क्षेत्रों में भेजा, नई नई जगहों में जाने के विवश किया। व्यापार के लिए आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, यदि उसे वहाँ संभावना दिखती है तो आदमी लंबी दूरियां तय करने को तैयार रहता है। कोलंबस, आखिर कोलंबस क्यों इतनी लंबी यात्रा पे निकला था? व्यापार। वास्को डी गामा, वह भी क्यों इतनी लंबी यात्रा पर निकला था? वो भी उस काल में जब आधुनिक संचार तंत्र जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं। व्यापार, वाणिज्य। तो इस काल में हम देखेंगे ज्ञान का विस्तार। ज्ञान के विस्तार के क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान हो या सामान्य ज्ञान हो, सामान्य समझ हो, इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरी बात जो हम
14वीं से 17वीं सदी के बीच में हुए परिवर्तन, तीसरा परिवर्तन जिस पर हम अध्ययन करेंगे वो है मुद्रण और छापे खाने का आविष्कार। मुद्रण यानी प्रिंटिंग, छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस। मुद्रण का आविष्कार एक बहुत 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 बड़ी घटना है। मुद्रण यानी प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के पूर्व हस्तलिखित पुस्तकें होती थीं। विचार जो हैं वो हाथों से लिखी हुई पुस्तक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे उस काल में। और यदि हाथों से लिखना है तो आप अपने विचारों की कितनी प्रतियां बनाएंगे? 1, 2, 50, उससे ज़्यादा नहीं। तो यानी आपके विचार कितने ही अच्छे क्यों ना हो, कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, कितने ही रोचक क्यों ना हो, वो विचार कुछ लोगों तक ही पहुंचेंगे। उसका दायरा, सीमा बड़ी सीमित रहेगी, क्षेत्र बड़ा सीमित रहेगा। लेकिन जब मुद्रण आया, प्रिंटिंग प्रेस आया, तो उसने बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया। और उसके साथ साथ कागज भी आ गया था। चीन ने तब तक कागज का आविष्कार कर लिया था। तो कागज और प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग, इसने प्रिंटिंग प्रेस की परिकल्पना को साकार किया और फिर हजारों हजारों प्रतियां पुस्तकों की, जिसमें विभिन्न लोगों के, दार्शनिकों के, वैज्ञानिकों के, साहित्यकारों के, व्यापारियों के, यात्रियों के विचार उसमें भरे हुए रहते थे। और ये पुस्तकें बड़ी सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान बड़ी भारी संख्या में ले जाई जा सकती थी। तो हम पढ़ेंगे 14वीं से 17वीं सदी तक के परिवर्तनों में मुद्रण और छापे खाने के आविष्कार का प्रभाव। अगला बिंदु जो हमारे अध्ययन क्षेत्र का दायरा होगा वो होगा जिसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूं, और वह है धर्म से संबंधित ये काल। इस काल में हम देखेंगे कि कैसे पूर्व स्थापित धार्मिक विश्वासों को चुनौती देना प्रारंभ हो गया। पूर्व स्थापित धार्मिक विश्वासों को कैसे लोगों ने चुनौती देना प्रारंभ कर दिया। इसका क्या तात्पर्य है? पूर्व स्थापित यानी 9वीं 11वीं सदी में जो पादरी लोग थे, जो धर्म के रक्षक थे, इन्होंने जो अपने विश्वास, धार्मिक विश्वास बनाए थे, इन्होंने जिस धार्मिक विश्वास का प्रचार किया था, चाहे वो आडंबर के रूप में हो, चाहे उनके अपने स्वयं के विश्वास के रूप में हो, जिस तरह की प्रथाएं उन्हें धर्म के नाम पर उन्होंने प्रारंभ की थी और उसका परिपालन करना आवश्यक कर दिया था, जिस तरीके से चर्च समाज पर हावी हो चला था और हर क्षेत्र में समाज के चर्च और धर्म का बोलबाला था, अब इनको चुनौती मिलने लगी। चुनौती क्यों मिली और किसने दी चुनौती? धार्मिक अंधविश्वासों को चुनौती कौन देगा? जिसने अध्ययन किया हो, जिसने तार्किक अध्ययन किया हो। ये काल तर्क का काल है, क्योंकि साहित्य, विज्ञान और मुद्रण आदि का जो असर हुआ, उससे आदमी जो है वह तार्किक बना, अपने विचारों में तर्क संगत बातें करने लगा। और इस प्रकार तर्क के साथ वैज्ञानिक बात और उसके खिलाफ धार्मिक बातें, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक आडंबर, इस पर भी हम जानेंगे कि कैसे 14वीं से 17वीं सदी तक जो परिवर्तन हुए, इस परिवर्तन में कैसे धार्मिक विचारों को चुनौती मिलने लगी। और अंतिम बिंदु जो हमारे अध्ययन का क्षेत्र होगा वह है कि व्यापार के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से जो भौगोलिक खोजें हुई, ये वो काल है जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया, वास्को डी गामा या कोलंबस, मैगेलन, वो भी इसी काल में आते जाते हैं, पूरी दुनिया की परिक्रमा करते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग नए नए क्षेत्रों की खोज में निकलते हैं। अमेरिका की खोज हुई थी, ऐसा हम कहते हैं, इसी काल में 1492। सच्चाई तो यह अमेरिका की खोज नहीं हुई थी,
अमेरिका तो जहाँ है वहाँ था, लेकिन उस अमेरिका 1492 के पहले हमें नहीं मालूम था कि एक ऐसा क्षेत्र भी है। क्षेत्र तो था अस्तित्व में, लेकिन किसी को जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह महासागरीय दूरी में स्थित था, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के आगे था। तो हमारी दुनिया उस समय अमेरिका के बिना थी, क्योंकि अमेरिका की जानकारी नहीं थी। खोज का अर्थ मार्ग की खोज, एक नए जगह की जानकारी। अमेरिका देश की खोज नहीं, नई जगह की जानकारी हुई। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे कि कैसे जो नई नई खोजें हुई, नए नए रास्ते जो खोजे गए, इसका क्या प्रभाव पड़ा हमारी परंपराओं पर, तत्कालीन परंपराओं पर, और कैसे इन भौगोलिक खोजों ने पुरानी परंपराओं को चोट पहुंचाई और सांस्कृतिक परंपराओं को परिवर्तित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो इस प्रकार ये करीब 5-6 बिंदु हैं जिस पर हम सीमित रहेंगे। एक बार पुनः कहना होगा कि हमारा जो दायरा है वह सांस्कृतिक परिवर्तनों का है, सांस्कृतिक परंपराओं का है। इन बिंदुओं पर बात करते हुए मैंने एक शब्द का उपयोग किया था, रेनेसां। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने इस शब्द का उपयोग पहली बार किया। इन परिवर्तनों को रेनेसां का नाम दिया। और रेनेसां का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है, जैसा मैंने बताया, पुनर्जन्म। रेनेसां का शाब्दिक अर्थ पुनर्जन्म या पुनर्जागरण, दोनों एक ही मायने रखते हैं। यहाँ पर पुनर्जन्म यानी पहले जन्म हुआ था, फिर मृत्यु हो गई और अब दोबारा जन्म ले रहे हैं। वही जो पहले था वही दोबारा जन्म ले रहा है। पुनर्जागरण, पहले जगे हुए थे, फिर शायद सुप्तावस्था में चले गए, तो जो जगे हुए थे उस अवस्था को वापस लाने की प्रक्रिया। तो ये जो शब्द है, रेनेसां शब्द, ये 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों के द्वारा इसका उपयोग किया है। और भारत में भी लगभग इसी काल में हम रेनेसां की बात करेंगे जब भारतीय इतिहास पढ़ेंगे। अब ये जो शब्द है, इसकी शुरुआत कहाँ से? जैकब बर्कहार्ट इस नाम के एक इतिहासकार ने 1860 में अपनी पुस्तक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटाली, मैं फिर से दोहरा दूं, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन इटाली, ये एक पुस्तक लिखी। इसमें उसने इस पुस्तक में बर्कहार्ट ने साहित्य पर, तत्कालीन साहित्य पर, उस समय की वास्तुकला पर, उस समय की चित्रकला पर क्या क्या बदलाव आए थे, इस पर उसने लिखा। और चूंकि उसने अपने लेखनी का क्षेत्र साहित्य, वास्तुकला और चित्रकला यानी सांस्कृतिक रखा था, रेनेसां को संबंध सांस्कृतिक परिवर्तनों से, सांस्कृतिक पुनर्जागरण से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण और सांस्कृतिक परिवर्तन, इनके बीच के संबंध लाने का श्रेय और उसकी पृष्ठभूमि जैकब बर्कहार्ट की पुस्तक है। अब एक चीज़ शीर्षक में आपको समझनी है, और वह है इटली, इन इटली। जैसा मैंने पूर्व में कुछ शहरों का नाम लिया, वेनिस, फ्लोरेंस आदि, ये इटली के शहर हैं। और मैंने आपका ध्यान इटली के नक्शे पर भी खींचा था। आपको बहुत अच्छी तरह इटली के नक्शे को समझ लेना चाहिए यदि आपको इस अध्याय को अच्छी तरह समझना है। तो बारंबार आपको इटली के नक्शे को विस्तार करते हुए देखने की कोशिश करें। पहले तो ये देखें कि इटली यूरोप में कहाँ स्थित है, और यूरोप के अन्य देशों की तुलना में देखिए इटली कितना बड़ा या छोटा दिखता है। दूसरा, इटली जो है वो लगभग 3 ओर समुद्र से
घिरा हुआ है, भूमध्य सागर से ऊपर है और 3 ओर इसके समुद्र तट हैं, यानी 3 ओर इसके बंदरगाह होने की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि इसी बंदरगाह होने की गुंजाइश ही इटली के आधुनिकीकरण का कारण बनता है। अब इसके बाद देखिए, यदि और आप इस इटली के नक्शे को, केवल इटली के नक्शे को आप बड़ा करेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे नगर उस काल के 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी के उसमें दिखाई दे रहे हैं। ये नगरीय व्यवस्था इटली की ही देन थी। उसी के नीचे सिसिली है, एक और अन्य देश सिसिली, और फिर उसके आजू बाजू में देखिए इटली, पूर्वी रोमन एम्पायर, पश्चिमी रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन जिसे हम पूर्वी रोमन कहते हैं, उससे उसके क्या ताल्लुकात हैं वो इस नक्शे से आप समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में जो बात मैं रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि पुनर्जागरण का जो केंद्र रहा, यूरोप में पुनर्जागरण का जो केंद्र रहा वह था इटली। पूरे यूरोप में जो आधुनिकीकरण की शुरुआत हम देखते हैं उसका प्रारंभ हम इटली से मान सकते हैं। वही इटली जहां पूर्व में रोमन सभ्यता थी, उसी रोमन सभ्यता को वे पुनर्जागृत करना चाह रहे थे और उसी प्रयास में इटली में रेनेसां काल आता है। तो इस प्रकार इटली का रोमन सभ्यता का इस पुनर्जागरण की प्रक्रिया से, इस सांस्कृतिक बदलती परंपराओं की प्रक्रिया से बहुत गहन संबंध है। ये जो लेखक हैं बर्कहार्ड, उन्होंने 14वीं से 17वीं सदी तक इटली के नगरों में हुई मानवतावादी संस्कृति के विकास के बारे में लिखा है। बर्कहार्ड ने अपनी इस पुस्तक में मानवतावादी संस्कृति के विकास के बारे में लिखा है। आपकी पुस्तक में ये शब्द बारंबार आता है, मानवतावादी, इस अध्याय के तहत। जानना जरूरी है कि आखिर मानवतावादी का अर्थ क्या है। मानवता अंग्रेजी में ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद यानी ह्यूमैनिज्म, HUMANISM। अब ये क्या है, ह्यूमैनिज्म क्या है? ये वो काल है जब परंपराएं तो बदल रही थी और ये परंपराएं पूर्व की रोम की सभ्यता से बहुत प्रभावित थी। परंपराएं पूर्व की रोम की सभ्यता से बहुत प्रभावित थी और उन्हीं से इंस्पायर होकर, उन्हीं से प्रेरित होकर इनमें परिवर्तन हो रहे थे। सांस्कृतिक परिवर्तन, विचार में परिवर्तन आदि आदि। विचारों के परिवर्तनों के तहत लेखकों ने, वैज्ञानिकों ने, कलाकारों ने अपने जो भाव व्यक्त किए, उसमें ऐसा देखा गया कि सतत रूप से इस काल के ये प्रसिद्ध लोग, सतत रूप से इस काल के ये प्रसिद्ध लोग मानव को अपने विचारों के केंद्र में रखे हैं। किसको केंद्र में रखे हैं? मानव को। मैन इज एट द सेंटर ऑफ ऑल देयर थॉट प्रोसेस। उनकी सारी सोच के केंद्र में मानव है। अर्थात क्या हुआ? क्या इसके पहले मानव नहीं था? क्या इसके पहले मानव के बारे में नहीं सोचते थे? सोचते थे। इसके पहले के काल को यदि हम देखें तो इसके पहले का काल मैंने आपको बताया वह धार्मिक काल था, धार्मिक प्रबलता का काल था। उस काल में ईश्वर, लाइफ आफ्टर डेथ, जीवन के बाद, मृत्यु के बाद के जीवन, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा और धार्मिक कार्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। जो पूरी सोच का केंद्र था वह धार्मिक गतिविधियां थीं। धर्म
धर्म सबसे अहम था। उस धर्म की अहमियत इतनी ज़्यादा थी कि उसमें मानव की महत्ता नगण्य हो चली थी। इस जन्म में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या तकलीफ़ है, मुझे क्या सुख है, सुख क्या है, जीवन क्यों है, हमें यहाँ किसने भेजा है, ये सब कुछ मायने नहीं रखता था। धार्मिक काल में मायने केवल वही था, केवल एक ही बात थी कि हमें यहाँ पर धार्मिक कार्य करने के लिए भेजा गया, यानी भगवान के लिए, ईश्वर के लिए बस पूजा करते रहें और अपना पूरा जीवन उसी में लगा दें। अब इस काल में बर्कहार्ट की लेखनी ने इस विचार को थोड़ा बदला और मानव केंद्रित विचारधारा आगे बढ़ी, जिस पर हम और आगे चर्चा करेंगे जब इस पे बात होगी। 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने जिसे रेनेसां कहा है, जिसे पुनर्जागरण कहा है, और जिसे अब आप समझ गए हैं कि ये मूलतः सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए इस शब्द का उपयोग हुआ है। सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन नहीं, आर्थिक परिवर्तन नहीं, सांस्कृतिक परिवर्तन। यद्यपि ये सांस्कृतिक परिवर्तन राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों से कुछ हद तक संबंधित थे, लेकिन रेनेसां अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन। सवाल ये आता है कि जैकब बर्कहार्ट ने जो पुस्तक लिखी थी, जिसका जिक्र मैंने किया है, उसमें उसने इटाली पर विशेष अपना ध्यान केंद्रित किया है। आखिर इटाली क्यों? नक्शे को एक बार फिर से गौर से देखें, इटली की स्थिति देखें पश्चिमी यूरोप में, और आप पाएंगे कि जो तीनों ओर जो समुद्र से घिरा है, उसके आसपास जो इतने सारे शहर हैं, ये शहर उस नई सभ्यता के एक तरह से एक्सप्रेशंस थे, उसकी अभिव्यक्ति थे, जो नई सभ्यताएं आ रही थीं। और ये शहर पूर्व में भी अस्तित्व में थे, ऐसा नहीं कि ये शहर सब नए नए सामने आए, लेकिन अभी इनकी महत्ता बढ़ी। अब ये वास्तव में एक नगरीय रूप लेने लगे थे। तो इटली का मूल रूप से इस रेनेसां काल का मुख्य केंद्र होना इसलिए है क्योंकि इटली उन रास्तों में स्थित था, रास्तों के बीच में, जो पूर्वी से पश्चिमी, पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा या पश्चिमी से पूर्वी दिशा वाया इटली होते हुए जाते थे। यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता, इनके बीच में कहीं इटली था। रोम तो इटली में ही था, लेकिन रोमन एम्पायर जो था वो और पश्चिम में फैला हुआ था। तो इनके बीच में जो संपर्क हुआ, उसका जो केंद्र बना, वह इस बंदरगाहों के कारण, उसके रूट्स में होने के कारण, रेशम मार्ग के रास्ते में होने के कारण इटली सबसे ज़्यादा पुनर्जागरण का उदाहरण बना। 14वीं से 17वीं सदी तक इटली में मानवतावादी संस्कृति के विकास के बारे में बर्कहार्ट ने बहुत लिखा है। बर्कहार्ट ने मूलतः मानवतावादी संस्कृति के बारे में लिखा है। मानवतावादी संस्कृति क्या है, इस पे हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला है, लेकिन आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे हम और समझेंगे कि मानवतावादी संस्कृति से तात्पर्य क्या है। पुनर्जागरण मुख्य रूप से 14वीं से 16वीं सदी, यानी आधुनिक काल का जब प्रारंभ होता है, तब से इस काल में जो परिवर्तन हुए उसको लेकर है। और फिर मैं कहूँगा सांस्कृतिक परिवर्तनों को लेकर, सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए इस्तेमाल किया गया है ये शब्द पुनर्जागरण, जो प्राचीन यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता से प्रभावित हुए। दोनों सभ्यताओं का एक तरीके से मिलन हुआ और उससे जो नए विचार, नई परंपराएं सामने आई,
वो पुनर्जागरण कहलाती हैं। मानवतावादी दृष्टिकोण, इतिहास का मानवतावादी दृष्टिकोण क्या है? इतिहास में मैंने जैसा बताया 14वीं शताब्दी से नए काल या आधुनिक काल की शुरुआत हम मानते हैं। उसके पहले का जो काल था वह मध्यकाल कहलाता है। यानी एक तरीके से हम कहें 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक का काल मध्यकाल, लगभग 1000 वर्ष का काल, ये मध्यकाल कहलाता है। और 5वीं सदी से पूर्व का काल प्राचीन काल, जो बड़ा गौरवशाली था। रोमन एम्पायर उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर था। रोमन सभ्यता अत्यधिक विकसित सभ्यता थी। तो उस सभ्यता का पतन किन्हीं कारणों से होता है और परिणाम स्वरूप एक ऐसा काल आता है जिसे साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने जिसे एक तरीके से अंधकार युग कहा है। अंधकार युग, अंधकार युग यानी मैंने जैसा पूर्व में बताया सामंतवादी युग, जब सामंतवाद का बोलबाला था, जब धर्म से जुड़े हुए लोगों का वर्चस्व था समाज में, पादरी लोगों का, जब आडंबर, दिखावा, चर्च, पोप ये सामाजिक जीवन के केंद्र हुआ करते थे, ऐसे काल को हम अंधकार काल कहते हैं। अंधकार शब्द के कई मायने हैं, पर यहाँ पर यदि अंधकार काल कहते हैं तो इसलिए क्योंकि किसी भी तरह का विकास इस काल ने नहीं देखा। 5वीं से 9वीं सदी के काल को अंधकार, मैं पुनः दोहरा दूँ, 5वीं से 14वीं सदी मध्यकाल, उसमें 5वीं से 9वीं सदी को अंधकार काल कहते हैं, अंधकार युग। और अंधकार इसलिए क्योंकि किसी भी तरह की प्रगति नहीं हुई इस काल में। किसी सामंतवादी विचारधारा, धर्म से जकड़ा हुआ ये काल था जिसमें किसी तरह की सोच की स्वतंत्रता नहीं थी, किसी तरह की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई नई चीज़ें नहीं हो रही थी, वही घिसी पिटी जिंदगी चल रही थी और सामंतों का बोलबाला था। तो ये अंधकार काल होता। अब ये 9वीं सदी से 11वीं सदी को हम कहते हैं आरंभिक मध्य युग, यानी मध्यकाल की शुरुआत। मध्यकाल की शुरुआत अंधकार युग के बाद, तो ये आरंभिक मध्यकाल कहलाता है। और उसके बाद 11वीं से 14वीं शताब्दी में के काल को हम उत्तर मध्य युग कहते हैं। 11वीं से 14वीं, इस उत्तर मध्य युग में क्या हुआ, एक तरीके से तत्कालीन अंधकार युग, तत्कालीन मध्यकाल की विचारधाराओं का ह्रास होना शुरू हुआ, पतन होना शुरू हुआ, नई नई चीज़ें का आना शुरू हुआ। जैसा एक शब्द मैंने उपयोग किया है पूर्व में कि आभास होने लगा था, आहट होने लगी थी कि कुछ परिवर्तन समाज में आ रहा है। वो आहट बहुत महत्वपूर्ण है और इस आहट का अंदेशा नहीं कहना चाहिए, इस आहट की अनुभूति इस काल में लगभग शुरू हो जाती है 11वीं से 14वीं सदी। और 14वीं सदी आते आते आधुनिक काल का प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 11वीं से 14वीं शताब्दी में सामंतवादी विचारधारा में गिरावट आती है। बिल्कुल सही, उसके पहले वे लोग, उन लोगों का बोलबाला था। 11वीं से 14वीं शताब्दी में धार्मिक जो सत्ता थी उसका भी पतन शुरू होता है, उनकी ताकत कमज़ोर होने लगती है और नया अभिजात वर्ग के नए तत्व सामने आते हैं, व्यापारियों के रूप में, वाणिज्य से जुड़े हुए लोगों के रूप में, साहित्य कला के रूप में, विज्ञान की सोच रखने वाले लोगों के रूप में और बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में। तो इस प्रकार हमने देखा कि काल किस तरह से विभाजित है और कैसे सामंतवादी युग, धर्म वाला युग अंधकार युग कहलाता है। इस अध्याय में अध्ययन के जो मुख्य बिंदु हमारे होंगे, इतना पृष्ठभूमि समझने के बाद, इतना जानने के बाद कि आखिर बदलती परंपराएं बदली क्यों, इसके
क्या मायने हैं ये तो हम अब पढ़ेंगे, लेकिन किन कारणों से जो स्थितियाँ बदल रही थीं इसका एक तरीके से हमने अध्ययन कर लिया है। बदलती स्थितियों के कारण